हेलो ऑल, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एडुटेप हिमाचल के यूट्यूब चैनल पर। यह है प्रेस सीरीज का नया लेक्चर जहां पर हम मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। और आज हम करेंगे जीएस 2 के क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो हमारा पेपर 5 बनता है। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, तो आपको काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना होता है मेंस आंसर राइटिंग को, और आपका टॉपिक अच्छे से कवर होना चाहिए। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे क्वेश्चंस फ्रेम करके दिखाऊंगा और उन क्वेश्चंस के हम आंसर लिखेंगे, ताकि आप लोगों की आंसर राइटिंग जो प्रैक्टिस है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाए। ये जीएस 2 का लेक्चर 2 है एंड ओवरऑल जो हमारी मेंस आंसर राइटिंग चल रही है वहाँ पर ये फोर्थ लेक्चर है। ठीक है, हमने जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 सबके एक एक लेक्चर कर लिए हैं। तो अब ये राउंड 2 शुरू हो रहा है, लेक्चर 2 है जीएस 2 का। ठीक है, तो कुछ गाइडलाइंस आपको दी गई हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। हमारा जो प्रयास इनिशिएटिव है उसके बारे में हमने आपको बताया कि किस तरीके से आपको हेल्प करने वाला है और किस तरीके से एक स्टूडेंट इसका बेस्ट फायदा उठा सकता है। ठीक है, तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा क्वेश्चंस पे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रॉम दी जीएस 2 सब्जेक्ट पेपर 5 यूनिट 2 सब यूनिट 1, टॉपिक गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस। एंड क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ई गवर्नेंस। आपसे पूछा है कि ई गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ई गवर्नेंस के बारे में लिखना है। अब देखिए, जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, तो यहाँ पर आपको एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन देनी होती है। आपको बताना होता है कि ई गवर्नेंस बेसिकली है क्या। तो हम जब डेफिनेशन देते हैं तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट तरीका क्या होता है डेफिनेशन देने का, कि आप किसी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, या फिर किसी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की, इंस्टीट्यूशन की जो डेफिनेशन है एक पर्टिकुलर टर्म के रिगार्डिंग, उसको आप कोट करें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक डेफिनेशन है वर्ल्ड बैंक की। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, ई गवर्नेंस रेफर्स टू द यूज बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज such as wide area networks, the internet and the mobile computing that have the ability to transform relation with citizens, businesses and other arm of the government। देखिए, ई गवर्नेंस बेसिकली है क्या। ई गवर्नेंस एक तरीका है, एक प्रोसेस है, एक मैकेनिज्म है, जहां पर हमारी जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, जो हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज है जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम करती हैं, अगर वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज यूज करें, और वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज यूज करें जिनमें एबिलिटी है कि वो रिलेशंस को ट्रांसफॉर्म कर दें गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में, गवर्नमेंट एंड बिजनेसेस के बीच में, एंड गवर्नमेंट एंड अदर आर्म ऑफ द गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट है, उसके डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, डिफरेंट बॉडीज हैं, तो उनके बीच में भी अगर रिलेशन इंप्रूव करे, तो ऐसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूज को क्या कहा जाता है, ई गवर्नेंस। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है वर्ल्ड बैंक की। उसके बाद आपको सिंपल भाषा में भी समझाना पड़ेगा कि देखो, वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दी, लेकिन एक्चुअल में ई गवर्नेंस है क्या। ई गवर्नेंस बेसिकली एप्लीकेशन है, जितनी भी हमारी नई टेक्नोलॉजी आती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन फील्ड की, उनकी एप्लीकेशन है टू गवर्नमेंट फंक्शनिंग इन ऑर्डर टू क्रिएट। देखिए, आप पहले तो बताएंगे कि हम ई गवर्नेंस में कर क्या रहे हैं, और फिर आप बताएंगे कि हम क्यों कर रहे हैं, हमारा अल्टीमेट एम क्या है। टू क्रिएट सिंपल, moral, accountable, responsive and transparent governance, which is actually the smart governance। ठीक है, the purpose of implementing e-governance is to improve governance processes। देखिए, अभी क्या होता है कि पेपर वर्क ज़्यादा होता है, बहुत टाइम लग जाता है, सिटीजन बेचारे थक जाते हैं अपने कामों को करवाते करवाते। तो अगर आप सारी चीज़ें डिजिटाइज कर देंगे, अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज को यूज़ करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो हमारा गवर्नेंस प्रोसेस है वो इम्प्रूव होगा, और जो हमारी पब्लिक सर्विस डिलीवरी हम सिटीजन को दे रहे हैं वो भी आपकी इंप्रूव होगी। ठीक है, तो ओवरऑल इंपैक्ट क्या पड़ेगा पूरे सिस्टम पर, कि कॉस्ट कम हो जाएगी, करप्शन कम हो जाएगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि हर चीज डिजिटली अवेलेबल है, आप डिजिटली अपनी पूरी प्रोसेसिंग को देख सकते हैं। तो कोई भी ऑफिसर आपको ये नहीं चला सकता कि देखो मैं आपका काम कर रहा हूं लेकिन ऊपर से रुका हुआ है, क्योंकि आपको पता होगा कि हर स्टेज पे एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये पूरे देश के लिए भी फायदेमंद है और लोगों के लिए भी फायदेमंद है। तो यहाँ पर बेसिकली आपने एक तो डेफिनेशन बताई है, और उसका जो पर्पस है ई गवर्नेंस का वो भी आपने हाईलाइट किया है। इसी को एक स्मार्ट आंसर बोला जाता है। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है 8 मार्क्स का, 120 वर्ड्स का, क्योंकि आपके जो पेपर है वहां पर 4 मार्क, 8 मार्क एंड 20 मार्क के 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो हम तीनों ही टाइप का एक सिंगल सिंगल क्वेश्चन यहाँ पर डील कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को पता लगे कि हमें किस तरीके से आंसर राइटिंग को परस्यू करना चाहिए। ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन है, इट इज फ्रॉम द टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग। जीएस 2 सब्जेक्ट का ये क्वेश्चन है, पेपर 5 का, यूनिट 1 एंड सब यूनिट 1 इस टॉपिक की यहाँ पर मेंशन करी गई है। फिर क्वेश्चन क्या है, प्रेम्बल सेट्स आउट द गाइडिंग पर्पस, प्रिंसिपल्स एंड द फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेंट। देखिए, यहाँ पर आपसे प्रेम्बल के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे बोला गया है कि जो हमारा प्रेम्बल है वो हमें हमारा गाइडिंग पर्पस बताता है हमारे देश को, हमें हमारे प्रिंसिपल्स बताता है, और फिलॉसफी बताता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी क्या है। देखिए, जब हम प्रेम्बल की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि प्रेम्बल एक आइडेंटिटी कार्ड है।
अगर आपको सिंपल सी भाषा में बहुत कम शब्दों में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की समरी पता करनी है, उसका इसेंस जानना है, तो आप प्रेम्बल पढ़ लीजिए। ठीक है, तो नो डाउट प्रेम्बल आपको एक पूरी एक गाइडलाइन देता है कि देखो हमें एक्चुअल में करना क्या है, हमारे देश का पर्पस क्या है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हम फॉलो करेंगे और हमारी ओवरऑल फिलॉसफी होने क्या वाली है। इसी चीज को आपको अब शब्दों में प्रोना है, आगे आपको मेंशन करना है। तो देखिए सबसे पहले आप बताएंगे कि प्रेम्बल है क्या बेसिकली। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स आपको आइडेंटिफाई कर लेने हैं। प्रेम्बल कीवर्ड है, गाइडिंग पर्पस, प्रिंसिपल एंड फिलॉसफी कीवर्ड है, एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में कीवर्ड है। और जब भी आपको कमेंट करना है तो आपको इस स्टेटमेंट के बारे में जो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स है वो आपको बताने हैं। ठीक है, तो द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन serves as a brief introductory statement of the constitution that sets out the guiding purpose, principle and philosophy of the Indian constitution। आपने बताया कि देखो जो हमारा प्रेम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। ठीक है, जो हमें सेट आउट करती है कि हमारे गाइडिंग पर्पस क्या है, हमारे प्रिंसिपल क्या है और हमारी फिलॉसफी क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, द इंस्पिरेशन एंड मोटो ऑफ द सीजन आर एक्सप्लेन्ड इन इट, कि हमारी इंस्पिरेशन क्या है, हमारा मोटो क्या है, और ये बताती है कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उनके दिमाग में एक्चुअल में चल क्या रहा था। ठीक है, वो किस ओवरऑल फिलॉसफी के साथ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कर रहे थे। ठीक है, इसके साथ साथ जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं हमारे फाउंडिंग फादर्स के, जिन्होंने हमारे लिए एक बहुत बड़ा फ्रीडम स्ट्रगल लड़ा, वो क्या सोचते थे, उनका एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या था हमारे देश के टुवर्ड्स, वो भी हमें प्रेम्बल में सेट आउट होता हुआ दिखता है। द वर्ड्स यूज्ड इन द प्रेम्बल आर सम ऑफ द नोबलेस्ट। इतने इंपॉर्टेंट वर्ड हैं कि अगर हम उनको फुल तरीके से फॉलो करें तो शायद हमारे देश का बहुत भला हो और डेवलपमेंट हो। ठीक है, प्रेम्बल हमें बताता है कि हमारे देश का नेचर क्या है। ठीक है, हमारे देश का नेचर क्या है कि हमारा देश एक सॉवरन कंट्री है जिसके ऊपर किसी और का कंट्रोल नहीं है। हमारा देश एक सोशलिस्ट कंट्री है जहां पर हम वेलफेयर ऑफ द पीपल के टुवर्ड्स स्टेप्स लेते हैं। हमारा देश एक सेकुलर कंट्री है जिसका अपना कोई रिलीजन नहीं है, स्टेट रिलीजन नहीं है, हम सभी रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं। हमारा देश डेमोक्रेटिक स्टेट है जहां पर हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं हर 5 साल बाद फॉर लोकसभा। और हमारा देश एक रिपब्लिक है जहां पर जो हमारा इलेक्टेड हेड है, प्रेसिडेंट साहब जो है वो इलेक्टेड है। ठीक है, इट मेंशंस फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन स्टेट, की हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें जस्टिस प्रोवाइड करना है, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, हमें इक्वालिटी प्रोवाइड करनी है स्टेटस की एंड अपॉर्चुनिटी की, हमें पॉजिटिव कंसेप्ट देना है लिबर्टी का, ताकि हर एक आदमी अपने थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर पाए। हमें आपसी भाईचारा बढ़ाना है, हमें फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी इंक्रीज करनी है। ये सारी बातें हमें हमारे प्रेम्बल में लिखी हुई दिखती हैं। तो भले ही हमारा जो प्रेम्बल है वो इन्फोर्सिबल नहीं है, लेकिन ये हमें हमारे ऑब्जेक्टिव बताता है, हमारे सारे एम्स बताता है, हमें हमारी सारी एस्पिरेशंस बताता है। और अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन का कोई आर्टिकल एम्बिगुअस लगता है जिसको आपको समझने में दिक्कत होती है, तो उसकी एम्बिग्यूटी रिजॉल्व करने में भी हमें प्रेम्बल से हेल्प मिलती है। तो ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर था, जहां पर हमने बताया कि किस तरीके से प्रेम्बल एक गाइडिंग पर्पस, प्रिंसिपल एंड फिलॉसफी सेट आउट करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, अब बात करते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन की और आखिरी क्वेश्चन की, जो कि एक 20 मार्कर क्वेश्चन है। 400 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है। इट इज फ्रॉम द टॉपिक अपॉइंटमेंट्स टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इन इंडिया। और जिस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की हम इस लेक्चर में बात कर रहे हैं वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुन लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, टू इनहांस द सैंक्टिटी ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया, the Election Commission of India has proposed some electoral reforms recently. What are the suggested reforms and how far are they significant to make democracy successful? देखिए दो पार्ट्स में क्वेश्चन है, तोड़ लीजिए इस पार्ट को। पहला पार्ट तो ये है कि आपको बताना है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसने हमारे देश में इलेक्शन की सैंक्टिटी बढ़ाने के लिए, इलेक्शन की वैल्यू बढ़ाने के लिए कुछ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को प्रपोज किया है। तो आपको बताने की वो रिफॉर्म्स कौन से हैं, और दूसरा पार्ट क्या है कि वो रिफॉर्म्स कितने सिग्निफिकेंट हैं हमारी डेमोक्रेसी को और सक्सेसफुल बनाने के लिए, ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताएंगे, देखो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसके पास पावर आती कहां से है ये रिफॉर्म्स लेने की। ठीक है, क्यों है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही ये स्टेप्स लेता है। तो आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल फॉर कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन। देखिए ये आर्टिकल लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप एग्जामिनर को ये भी बता देंगे कि देखो मुझे जनरल नॉलेज नहीं है, मुझे स्पेसिफिक नॉलेज इस पर्टिकुलर टॉपिक की, मुझे एक्चुअल में पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को यूज करके ये स्टेप्स लेगा।
और यहाँ पर आपने ये भी हाईलाइट कर दिया है कि कौन कौन से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। ठीक है, पार्लियामेंट के इलेक्शन करवाता है, लोकसभा के, स्टेट लेजिस्लेचर्स के इलेक्शन करवाता है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं उनके इलेक्शन करवाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पोस्ट के लिए इलेक्शन करवाता है, और वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए भी इलेक्शन करवाता है। यही 4 बॉडीज हैं जिनके इलेक्शन हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। ठीक है, और इंडिया की अगर हम डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर जो रेगुलर इलेक्शन है, जहाँ पर वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्टोरेट पार्टिसिपेट करता है, वो हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम का हर्ट है। ठीक है, और इस सेंक्टिटी को बढ़ाए रखने के लिए अगर हमें अपनी कोर वैल्यूज ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन को बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं हमें अपने जो इलेक्शन प्रोसेस है उसको जस्ट रखना पड़ेगा और अनबायस्ड रखना पड़ेगा। इस वजह से जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये टाइम टू टाइम कुछ स्टेप्स लेता रहता है। ठीक है, अगर अगर हम बात करें हमारे प्रेजेंट इलेक्शन सिस्टम की, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल इश्यूज हैं जो हमें देखने को मिलते हैं और जो अफेक्ट करते हैं हमारे कॉन्फिडेंस को, हमारे ट्रस्ट को इन द इलेक्टोरल सिस्टम इन इंडिया। फॉर एग्जाम्पल, हमें देखने को मिलता है कि हमारे देश में पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन काफी ज्यादा है। बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल बैकग्राउंड के नेता हैं जो लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पहुंच जाते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन बाय एमपी एमएलए इन नॉमिनेशन पेपर, वो जो नॉमिनेशन फाइल करते हैं, जब इलेक्शन के प्रोसेस के लिए वो नॉमिनेट हो रहे होते हैं तो उस टाइम पर उनकी इन्फॉर्मेशन काफी गलत होती है। ठीक है, यूज ऑफ मनी पावर एंड इलेक्शन फ्रीबीज, जब इलेक्शन आने वाला होता है तो इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं कि हम आपको ये फ्री देंगे, हम आपको वो फ्री देंगे, तो कहीं ना कहीं ये इलेक्शन में मनी पावर का यूज या फ्रीबीज देना इलेक्शन को पोलराइज करता है। इश्यूज विद द फंडिंग ऑफ इलेक्शन, इश्यूज ऑफ पेड न्यूज, कास्ट एंड रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स, तो ये सारे इश्यूज दूर करने के लिए जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसने कुछ स्टेप्स दिए हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि पहली बार ये रिफॉर्म्स उसने मेंशन करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स लेकर आता रहता है। तो कुछ नए रिफॉर्म्स जो अब सजेस्ट किए गए वो कौन कौन से हैं? इंक्रीजिंग पनिशमेंट फॉर फॉल्स एफिडेविट। देखिए, पहले क्या होता था कि अगर मान लो कोई कैंडिडेट जब नॉमिनेशन फाइल कर रहा है और उसने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है तो उसको 6 महीने की सजा होती थी केवल। लेकिन अब कमीशन ने ऐसा बोला है कि ये सजा को हम 6 महीने से बढ़ा के 2 साल की कर देंगे। और क्यों ये 2 साल की कर रहे हैं? क्योंकि हम सबको पता है कि लिली थॉमस केस 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर किसी एमपी या एमएलए को 2 साल की सजा हो जाती है तो वो अगले 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। तो ये पनिशमेंट इसलिए बढ़ाई जा रही है ताकि उनको अगले 6 सालों तक के लिए भी डिस्क्वालीफाई किया जाए फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, दूसरा रिफॉर्म क्या लिया गया है कि अगर मान लो कोई नेता या कोई पार्टी पेड न्यूज में इन्वॉल्व होती है, पेड न्यूज मतलब जहां पर आप मीडिया को पैसे दे रहे हो कि आपके फेवर में न्यूज चलाए, आप प्रिंट मीडिया को पैसे दे रहे हो कि आपके फेवर में चीजें पब्लिश करे, तो इस चीज के लिए पनिशमेंट प्रोवाइड करी गई है। पेड न्यूज की डेफिनेशन बताई गई है कि एनी न्यूज और एनालिसिस ऑपरेटिंग या अपेयरिंग इन एनी मीडिया प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक फॉर अ प्राइज इन कैश और काइंड एज कंसिडरेशन। ठीक है, कि आपका चाचा है और उसको लगता है कि आप जब नेता बन जाओगे तो आपको बहुत फ्रीबीज मिलेंगी, तो इसलिए वो आपके फेवर में न्यूज चलाता है, तो ये चीजें गलत हैं, ये पेड न्यूज का पार्ट है। और ऐसा बोला गया है कि इस पेड न्यूज को हम एक इलेक्टोरल ऑफेंस बनाएंगे अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। देखिए, फायदा क्या रहेगा? फायदा सबसे बड़ा ये रहेगा कि जो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है जो कि गाइड करती है हमारे बहुत सारे सिटीजन्स को वाइल पार्टिसिपेटिंग इन दी वोट, तो उनको ये अफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, और जो लोग पार्टी, जो छोटी पार्टी हैं जो मीडिया को यूज नहीं कर पाती हैं, उनको भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा इन पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन। एक और रिफॉर्म जो लिया गया है वो है लिंकिंग आधार विद द इलेक्टोरल आइडेंटिटी कार्ड्स। देखिए, आधार और इलेक्टोरल आइडेंटिटी कार्ड को क्यों लिंक कर रहे हैं? बेसिकली पहली बात तो ये कि जो एलिमिनेशन है वो हो जाए डुप्लीकेशन ऑफ वोटर आईडी कार्ड का। अगर मान लो एक आदमी के पास मल्टीपल आईडी कार्ड्स बने हुए हैं, वोटर आईडी कार्ड्स बने हुए हैं, तो उनका वो मिसयूज ना कर पाए। आपका एक आधार होगा, वो आपके एक आइडेंटिटी कार्ड से लिंक होगा ताकि लोगों को पता रहे कि देखो मेरा एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है और ये कोई और यूज नहीं कर रहा है। दूसरी बात ये कि अगर मान लो आप एक पर्टिकुलर स्टेट में रहते हो, आप हिमाचल प्रदेश में रहते हो और कल आप चंडीगढ़ आ जाओ या पंजाब आ जाओ, तो भी आपका जो वोटर आईडी कार्ड है वो आपको नया स्क्रैच से ना बनाना पड़े, इसको सिर्फ ट्रांसफर किया जाए टू अ न्यू स्टेट। ठीक है, एक और जो रिफॉर्म लिया गया है वो ये लिया गया है कि जब साइलेंस पीरियड होता है, 48 आवर्स का टाइम होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन, उस टाइम पर कोई एडवर्टीजमेंट नहीं आएगी प्रिंट मीडिया में। ठीक है, ये वो टाइम होता है जहां पर कैंडिडेट्स को अलाउ नहीं किया जाता है कैंपेन करने के लिए, और जनरली ये 48 आवर्स बिफोर द इलेक्शन का टाइम होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप एकदम मौके पर जो 48 आवर्स का टाइम है बिफोर द इलेक्शन, अगर उस टाइम पर आप कोई मीडिया में एडवर्टीजमेंट दोगे तो वो नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती है, इन्फ्लुएंस कर सकती है वोटर्स को। ठीक है, एक और बात जो बोली गई है वो ये बोली गई है
कि अब जो नया वोटर है, जैसे मान लो आप 18 साल के अभी टर्न हुए हो, तो आपको खुद को रजिस्टर करने का जो मौका है वो साल में एक से ज़्यादा बार दिया जाएगा। पहले क्या होता था कि अगर मान लो आप 18 के हो गए हो तो आप जनवरी 1 को एलिजिबल थे टू रजिस्टर एज वोटर्स। लेकिन इसमें क्या होता था कि अगर मान लो कोई आदमी फरवरी, जैसे मान लो आप अभी आज हो 1 जनवरी 2021 है, ठीक है, अगर आप 18 साल के हो तो आप रजिस्टर करोगे नए वोट बनाने के लिए। लेकिन अगर मान लो आप 1 फरवरी 2021 को आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो आपको पूरा अगला साल वेट करना पड़ेगा, 2022 1 जनवरी को आप अप्लाई करोगे फॉर वोटर आईडी कार्ड। तो अब ऐसा नहीं हुआ है, अब इन्होंने बोला है कि आप साल में 4 बार अप्लाई कर सकते हो, जनवरी 1, अप्रैल 1, सितंबर 1 एंड दिसंबर 1 फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है। एक और बात जो ये बोली गई है रिफॉर्म्स में, वो ये बोली गई है कि इलेक्शन कमीशन ने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को बोला है कि आप नॉन रेजिडेंट इंडियंस को भी बोलो कि आप अपने वोट्स कास्ट कर सकते हैं थ्रू द यूज ऑफ पोस्टल बैलेट। ठीक है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म जो लिया गया है वो ये लिया गया है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने डिसाइड किया है कि वो रिवाइज करेगा द टाइमलाइन फॉर पब्लिसिटी ऑफ क्रिमिनल एंटीसीडेंट बाय कैंडिडेट कंसर्न एंड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज दैट नॉमिनेट देम फॉर इलेक्शन। मतलब क्या कि अगर मान लो आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, आपके ऊपर कोई केस चल रहा था, तो उसको आपको पब्लिक करना पड़ेगा, उसको आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। और एक और जो काम लास्ट में किया गया है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट काम जो लिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, वो ये किया है कि सिस्टम ऑफ फ्लाइंग स्क्वाड्स हैज बीन इंट्रोड्यूस टू सीज ब्लैक मनी ड्यूरिंग इलेक्शन। तो जो मनी पावर का यूज होता है उसको रोकने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड्स बनाए गए हैं। देखिए बहुत डिफिकल्ट होता है एक इलेक्शन प्रोसेस की प्योरिटी मेंटेन करना, वो भी इंडिया जैसी वास्ट डेमोक्रेसी में। लेकिन अगर आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसे स्टेप्स ले रहा है तो सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट एंड सिटीजन को सपोर्ट करना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। ऐसी ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन आप लिखेंगे। ठीक है। तो ये था पूरा हमारा लेक्चर प्रयास का, जहां पर हमने जीएस2 के 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप रिव्यू देते रहिए, क्योंकि आप अगर इनको यूज कर रहे हैं और आपको कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वी आर हेयर फॉर यू। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।